Hello friends, today we'll be talking to Anand Sahu जिन्होंने अपना बीएफए और एमएफए दोनों खैरागढ़ से किया हुआ है एंड पीएचडी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नर्मदा नदी का परिक्रमा भी किया है। अजीबो गरीब इनकी ज़िंदगी है, इनकी आर्ट जर्नी तो उससे भी ज़्यादा अजीबो गरीब है। इज़ अ वेरी यूनिक आर्टिस्ट और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे देश में, इंडिया में ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो हमें जानना चाहिए, इनके बारे में, इनकी बातें सुनना चाहिए। इन्होंने ड्रामा भी किया है, प्लेज में काम किया है, टीचिंग भी किया है, प्रिंट मेकिंग में एक्सपर्ट हैं, गांव में खेती भी करते हैं। ये ज़मीन के साथ जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं। इनका सोच और इनका आर्ट दोनों यूनिक है। सो लेट्स मीट आनंद साहू और जानते हैं उनके बारे में। भोपाल झीलों की नगरी, दो सभ्यताओं का शहर, दो अलग अलग दृश्यों और गंगा जमुना तहजीब भी बोलते हैं। वैसे भोपाल, पुराना भोपाल जितना कलात्मक रूप से सौंदर्य है, उतना ही नया भोपाल उतना ही आधुनिक है, जहाँ पर अभी लोगों को दोनों ही से सभ्यता देखने मिलती है। शायद इसीलिए मुझे भोपाल बार बार खींच लाता है। यहाँ का जो भौगोलिक दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य है, और यहाँ पर जो बहुत सारे कलात्मक गतिविधियाँ होती है। पहली बार मैं बीएफए थर्ड ईयर में जब भोपाल आया था, तब सोचा नहीं था कि मैं भोपाल में ही अपना कर्मस्थली चुनूँगा। देश के बहुत सारे स्टूडियो में अलग अलग जगह काम करने के बावजूद में अपने आप को भोपाल में ज़्यादा ही व्यवस्थित और अच्छा तरीके से काम करने के लिए उपयुक्त जगह पाया। इसलिए यहाँ का जो खास करके जो ट्राइबल और मॉडर्न आर्ट का जो संगम है, यहाँ जो गैलरी में भारत भवन के और मानव संग्रहालय है, जहाँ पर बहुत सारी हमारे भारत देश के विभिन्न जनजातीय और आदिवासी और उनके रहन सहन सब चीज़ का वहाँ वर्णन है। आदि चीज़ बहुत सारे प्रभावित करता है और कोई भी कलाकार को खींचता है, और मेरे काम में भी इन सब का प्रभाव आया है। हालांकि मेरे काम में मेरे गांव छत्तीसगढ़ से जुड़ाव है, अब उसमें दिखता है जो उसके एलिमेंट्स है, उसके कंटेंट है, वो दोनों का मिक्स संगम है। इसलिए मुझे भोपाल का भारत भवन ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जिस जगह में बैठे हैं वो भारत भवन के जस्ट पीछे है, मिट्टी मट्टी बाउंड्री के पास है। एक ये धार्मिक स्थल है। इसके बारे में बहुत पहले कहा गया है कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम के यहाँ पहले रॉक पेंटिंग के जो अभी उचित संरक्षण नहीं मिलने से विलुप्त हो गए, क्योंकि इस जगह का जो नाम है दादा धुनू वाले का दरबार बोलते हैं। और आपको अगर कलात्मक रचना करना, स्केच करना है, तो उसके लिए शांति की जगह है। और यहाँ बहुत सारे चीज़ों का भी समावेश है, जैसे कि रंगमंडल है, थिएटर है, डांस ड्रामा होते रहते हैं, और उसका प्रभाव खासकर मेरे कला में होता है। क्योंकि मैं अपने गांव में भी बचपन से भी हमारे जो गांव के जो लीला जो मंडली है, जिसमें कृष्ण लीला दिखाया जाता था, उसमें बराबर रूप से भाग लेता था। जिसमें से कि भक्त प्रहलाद है, शकुंतला दुष्यंत का स्टोरी है, और ये जो कृष्ण के बहुत सारे बाल सखा और इनका भी मैंने भाग लिया है। और जो उसका ही प्रभाव रहा है, शायद मैं आर्ट फील्ड में आया हूँ और
उसका प्रभाव मेरे कामों में आता है, क्योंकि हम कला से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो यह बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आपकी जो सोच है उसको अगर काम करना है तो उसके लिए ये जगह मुझे उचित लगता है। इसीलिए जो कला में फिल्म और थिएटर का जो प्रभाव है और जो अन्य विधाओं का प्रभाव है वो बहुत स्पष्ट रूप से पड़ता है। और इसलिए जो नए जो कलाकार हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो नए स्टूडेंट हो, सभी को अपने कार्य में नया जो सोच, दृष्टि, संयोजन लाने में बहुत कुछ योगदान होता है। अभी आपको अनंत साहू जी का डायरी और स्केच बुक देखने को मिलेगा, और स्केच बुक देखना बहुत ही लक की बात है, क्योंकि नॉर्मली आर्टिस्ट शेयर नहीं करते हैं। इट्स अ वेरी मिस्टीरियस जोन। नॉर्मली कोई भी आर्टिस्ट अपना स्केच बुक शेयर नहीं करता है, दिखाता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पर्सनल एक स्पेस है। तो आप उनकी पोइट्री भी सुन पाएंगे, जो उनकी डूडलिंग है वो देख पाएंगे, और उनके स्केचेस देख पाएंगे। स्केचेस से ही पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और बाकी चीज़ें तैयार होती हैं, या प्रिंट मेकिंग में भी। सो ये देखना बहुत ही सौभाग्य की बात है। अदृश्य में भी दृश्य होता है अमूर्त, जैसे अमूर्त में भी रूपाकार होता है। बिंब सब जगह है प्रतिबिंब के रूप में, कुछ दृश्यगत कुछ अदृश्यगत। अनगिन में से एक है सबके लिए अनमोल माँ। सब कुछ है जैसे हवा का आकार, सब सब नहीं होता, कुछ होकर नहीं है। क्या बात है।
मार्केट से दिखा। स्टूडियो का और उसके आसपास का जो वातावरण का महत्व प्रत्येक कलाकार के ऊपर प्रभाव पड़ता होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत भवन का जो यहाँ का वास्तुकला है और यहाँ का जो इसके आसपास जो चीज़ें व्यवस्थित रखी हो, जैसे आप उसके भारत भवन के जो मुख्य प्रवेश द्वार से आप जब प्रवेश करते हैं तो एक रहस्यमय यहाँ का जो वास्तु है, आप ऊपर से नीचे की ओर आते जाते हैं और धीरे धीरे आपको ऐसा भूल भुलैया जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और ऐसे ही करके धीरे धीरे आप ग्राफिक के स्टूडियो में प्रवेश कर दी जाएंगे। और जैसे आप इस कैंपस में आते हैं और स्टूडियो में प्रवेश करते हैं, आपका मन कितना भी आप विचलित रहें, कैसे भी रहें, शांत हो जाता है और आपका मन पूरे तरीके से लोगों को काम करते हुए देख के खुद ब खुद काम करने का इच्छा होता है। और इसलिए स्टूडियो का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसके एनवायरनमेंट का। इससे बहुत सारे जो कॉलेजों का जो कार्य है उसका जो डेवलपमेंट होने का कारण ही है कि वो इतना अच्छा स्टूडियो रहा है। जैसे कि शांति निकेतन है, बड़ौदा है, खैरागढ़ है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, उसमें स्टूडियो का जो व्यवस्था रहता है, उसका प्रीमाइसिस होता है, वहाँ करने वाले खास करके कलाकार या लोग होते हैं, उसके कारण स्टूडियो का जो योगदान होता है वो बहुत अच्छा है उसके कार्य को डेवलपमेंट। कि भारत में भोपाल में भी जो काम करने के लिए जो आते हैं कलाकार, उनको लगता है कि इतना अच्छा स्टूडियो, इतना अच्छा फ्रीडम, इसलिए अपने मन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जैसे मेरा पर्सनल ये है कि मैं जैसे दिल्ली में ललित कला एकेडमी गढ़ी की स्टूडियो में भी काम किया, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पर का जो स्टूडियो का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण से शायद मैं वहाँ काम नहीं कर पाया ज़्यादा, क्योंकि मुझे भारत भवन में जैसे जितना बड़ा स्टूडियो और खुला स्पेस और तो यहाँ का है वो नहीं। और इसीलिए स्टूडियो का महत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब काम करने के लिए। यहाँ का चाहे सिरेमिक स्टूडियो हो चाहे ग्राफिक स्टूडियो, दोनों में आप काम करेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति है और उसके कारण से आप रचना कर सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक कलाकार बनूँगा, और शायद अभी भी मैं अपने आप को एक कलाकार के रूप में नहीं मानता। बहुत कुछ ही तकनीकी और कुछ ही विधा में मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, और वह कितने लोगों को पसंद आता है नहीं आता है मुझे भी नहीं पता। कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। और कलाकार बनने के लिए ऐसा कोई प्रेरणा या ऐसा नहीं था। मैं तो एक एक्सीडेंटल मैं उसमें आ गया, क्योंकि मैं जब 12वीं की पढ़ाई के बाद जब आगे की जो पढ़ाई करना था उसके लिए जब मेरे घर वालों ने सोचा कि क्या करें, तो जैसे कॉमन पढ़ाई जैसे होता है, जैसे आर्ट्स ग्रुप लेकर के जैसे भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र ये सब लेके मैंने 12वीं पूरी किया। तो उसी को तो मेरा गांव में बचपन से मेरा थिएटर और लीला और रामलीला ये सब, रामलीला कृष्णलीला मंडली में इंटरेस्ट रहा, और स्कूल टाइम में भी मैंने नाटकों में भाग लिया। तो मेरे घर वाले मुझे इंदिरा कला संगीत विद्यालय खैरागढ़ ले गए थे कि वहाँ नाटक का होगा तो इसको नाटक में भर्ती कर देंगे, लेकिन वहाँ उस समय नाटक का कोई स्कूल नहीं था। तो मेरे पिताजी ने फिर मुझे पेंटिंग में भर्ती करा दिए, जबकि जनरली होता है कि घर वाले लोग अपना बेटों आर्ट क्षेत्र में भेजते हैं। मेरे यहाँ उल्टा हुआ, पिताजी ने भर्ती करा दिया। वो भी बड़ा मुश्किल हुआ था, तब मुझे ना तो एज भी पेंसिल क्या होता है और 6 भी पेंसिल क्या होता है। और मुझे इतनी पता था कि एक पेंसिल होता है जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में सीज बोलते थे, एक रबर होता है जिससे मिटता है कागज़ में, और पेपर के नाम में जो टाइपिंग पेपर जिसको आजकल बोलते हैं वो बस जानता था, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो मेरा जो फील्ड में आने का जो प्रभाव है वो पड़ा है। मैं जब 3rd ईयर में था तो मेरे एक दोस्त है, मेरे
अभिषेक श्रीवास्तव जो भारत भवन आकर के करीब 1-1.5 साल काम किया था, जो उसने जब वापस आया खैरागढ़ स्थापित किया तो उसने जो काम अपना दिखाया तो पता नहीं मुझे क्यों भारत भवन के प्रति दीवानगी महसूस हुआ और उसके काम को लेकर के फिर मैं उसके साथ ही गर्मी की छुट्टी में मैं भी अपने घर के परमिशन लेके उनके साथ ही आया। और देखिए मुझे तब रेलवे का रिजर्वेशन का एक कुछ भी नहीं पता था, उनका रिजर्वेशन हो चुका था और मेरा नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी बोला ठीक है मैं भी आ जाऊंगा। मैं उन्होंने भी नहीं बोला कि चलो तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं हुआ तो वेटिंग टिकट लेके हमारे साथ बैठ जाओ, और मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो मैंने जनरल का टिकट लिया और अपना हमारे यहाँ का जो मैं अपना सामान उनके बोगी में दिया और बैठ गया, और मैं जनरल का बोगी में बैठ के मैं बैठा और सुबह भोपाल उतरे तब फिर वापस अपना सामान लिया, उसके साथ मैं आ गया। इस तरीके से भोपाल आया। भोपाल आने के बाद लोग सीनियर जूनियर सब मिले, भारतीय दृष्टिकोण तो मैं जी भर के लिथो करते गया। लिथो किया तो उसी साल जो यहाँ का इंटरनेशनल जो वो होता था छापा कला बिनालय ग्राफिक का जो बिनालय होता था उसमें मेरा एक लिथो सेलेक्ट हो गया। वो भी यहाँ के जो वरिष्ठ जो कलाकार थे उन्होंने प्रेशर दे के मुझे भेजवाया था। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे आदमी जिसको मैं कुछ जानता नहीं इतना बड़ा उपलब्धि मिला है। उसके बाद मेरे मन में जो काम करने का एक वो पैदा हुआ, और साथ में हॉस्टल में मैं जो मेरे सीनियर रहे हैं जितेंद्र साहू, वो दिन रात वो स्केच करते, पेंटिंग करते और दिन रात कला के अलावा कुछ बात ही नहीं करते दिन रात। और उनका साथ और वो कविताएं लिखते, पेंटिंग करते, बस उसी की बात है। उसके कारण से मेरे अंदर भी कहीं कहीं घुस गया था और मैं इस फील्ड में आया। और साथ में जब काम करते गया तो मुझे भी अनुभव हुआ कि मैं शायद इसी के लिए बना। मैंने बहुत कोशिश किया नौकरी करूं और मुझे ये एग्जीबिशन बाज़ार और ये सबसे मुझे कोई लेन देन नहीं था, क्योंकि मुझे जैसे हमारे घर का परंपरा है पढ़ाई करो नौकरी करो खुश रहो, तो मैं भी वही नौकरी ढूंढा। लेकिन मेरा जो ये था वो शायद कला के धकेलना था, इसलिए मैंने कोई भी नौकरी मुझे परमानेंट नहीं मिला और कहीं 1 साल कहीं 2 साल कहीं 3 साल तक ही नौकरी किया। और देखो अभी भी मैं अभी फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं कलाकार के फील्ड में आया। फिर मैं अपने लिए वो इसमें करते गए फिर किताबें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अपने साथ चीज़ लाती है और दृश्य भी दिखाती है। आप जैसे जैसे किताब पढ़ते जाते हैं एक दृश्य ऐसे सामने से आंखों में चित्र की तरह चलते जाता है। अभी वर्तमान में मैं अपने ही एक दोस्त के लिखे हुए जो प्रोफेसर है पटना कॉलेज में, कि उसके जो किताब को पढ़ रहा था तो उसमें मिथिला की चित्रकला है उसके बारे में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली थी। मिथिला की कला में क्या कैसे हम उसका जो इतिहास रहा है उसके पीछे के जो बनने वाले मोटिव है उसके पीछे के उसके कॉन्सेप्ट है मिथिला के उसके बारे में हमने लिखा। तो किताब पढ़ के हमें बहुत कुछ चीज़ हमें जानकारी हो जाता है कि हम क्या चीज़ है और क्या है हमारे को, और नए बहुत सारे जगहों हम जा नहीं पाते तो उसको किताबों के माध्यम से ही जान पाते हैं और अपनी कल्पना के अनुसार उसमें हम चित्र गढ़ लेते हैं। मैं किताब तो है एक लिखने का मेरा ये प्रयोजन कि मैं जो नर्मदा यात्रा किया उसमें मुझे कला संस्कृति का भी बहुत कुछ पार्ट उसमें दिखा जिसमें, तो उसको मैं तो आगे चल के एक छोटा सा एक कला एक साधना है, साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का भी एक माध्यम है। क्योंकि हम जब कला करते हैं चाहे वो कोई भी कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, संगीत हो, चित्र हो या
संगीत, मूर्ति, नाटक, फिल्म, कोई भी मतलब कला का माध्यम होता है। तो जब तक कलाकार उसमें काम करता है तब तक तो वह एक साधना होता है, लेकिन जैसे ही वह कलाकार अपने काम के साथ साथ उसको किसी को दिखाने की इच्छा होती है, तो जब अपनी कला के विभिन्न माध्यम से कला दीर्घा या फिर किसी को भी हम दिखाते हैं तो कला का साधना का चीज नहीं रहता, फिर वह कलाकार के साथ साथ अन्य लोगों से जो देख रहा है उसके साथ समाज के साथ जुड़ जाता है, तो उसका प्रभाव उस दर्शक के ऊपर जरूर होता है। जैसे हम लोग जो देखते हैं हमारे जो धरोहर है विश्व जगत में विभिन्न गुफाओं में कलराओं में जो संरक्षित है हमारे भारत में, जैसे कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा आदि गुफाओं में जो चित्रित है, वही प्री हिस्टोरिक पीरियड के जैसे हमारे सांची के ये भीमबेटका और हमारे सांची गुप्त मौर्य काल सूर्य काल के जो कलाकृतियाँ हैं, वह कलाकृतियाँ बनाते समय कलाकारों ने ये नहीं सोचा था कि केवल ये मेरी साधना की चीज़ है, उन्होंने साधना के लिए ही काम किया, लेकिन साधना के साथ साथ उस कलाकृतियों में एक सामाजिक परिवर्तन की भी उनकी अपेक्षा थी, जागरूकता लाने में लोगों के प्रति। इसलिए कला है वह साधना के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन का भी एक माध्यम है, साधन है। जैसे हमारे यहाँ जब अंग्रेज जब आए तो उन्होंने केवल ये नहीं है कि वो केवल अपने आप को प्रचारित करने के लिए, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमारी जो भारतीय कला है उसमें अपने जो पाश्चात्य कला का जो शैली है उसको उन्होंने सबसे पहले उसमें मिश्रण करना शुरू किया और अपनी कलाओं को ही अपने के माध्यम से ही हमारे जो शिक्षा पद्धति है और उसमें घुसपैठ किया, हमारे धर्म में घुसपैठ किया, सब चीज़ तो घुसपैठ किया अपने कला के माध्यम से। तो जो परिवर्तन के उन्होंने कला को ही सहारा लिया सबसे पहले, फिर उन्होंने हमारे जो इतने जो हमारे जो कला की है उसको निम्न कोटि का बताना शुरू किया और अपनी कलाओं को ही श्रेष्ठ। तो धीरे धीरे हमारे मन में उनके प्रति एक भावना हमारे अंदर हो गया कि उनकी कला श्रेष्ठ है और हम जो बना रहे हैं हमको कुछ आता ही नहीं है। तो जो कला का जो प्रभाव है वह पड़ता ही है सामाजिक रूप से। हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हम जैसे किसी आदिवासी अंचल में जाते हैं और उनकी जो चीज़ों को देखते हैं तो हम कैसे विस्मित हो जाते हैं। जैसे मैं बस्तर का उदाहरण दूँ, बस्तर में जाने पर आपको बहुत सारे मृतक स्तंभ मिलेंगे जो आजकल पहले लकड़ी से उसके जीवन के सारे अच्छे चीज़ों का वर्णन होता था, उसके पसंदीदा चीज़ों का वह इसलिए बनाया जाता है कि मृत्यु के बाद भी उसके साथ साथ रहे। जैसे कि पिरामिड, मिस्र के पिरामिड में कहीं कहीं उनका सोच रहा है तो वह सामाजिक रूप से अपनी चीज़ों को रखने के लिए होता है। तो कला केवल साधना नहीं है, साधना के साथ साथ एक सामाजिक पहचान देने का, सामाजिक परिवर्तन करने का एक माध्यम भी है।
हो गए? एकदम एक्शन। मेरा पसंदीदा माध्यम तो सबसे ज़्यादा मेरा लिथोग्राफी, खासकर स्टोन लिथोग्राफी। स्टोन लिथोग्राफी में जो मज़ा है, जो काम करने का, मुझे आने किसी माध्यम में नहीं आता है। हालांकि उसके बाद मुझे दूसरे नंबर पर अगर मैं कहूँ तो मुझे एचिंग में विस्कोसिटी करना भी ज़्यादा पसंद है। और जैसे हालांकि मैंने तो बहुत सारे माध्यमों में काम किया है, एचिंग, लिथो, विस्कोसिटी, कोलोग्राफी और पेंटिंग भी, कैनवास और पेपर में भी काम, क्योंकि मेरा BFA पेंटिंग से हुआ है और MFA ग्राफिक्स से। इसलिए मुझे लिथो से पहला संपर्क हुआ तो मुझे एक अद्भुत चीज़ लगा कि पत्थर में कैसे हम अपनी भावनाओं को रखते हैं और वह हमें अलग ही इतना अलग ही अनुभूति लगा कि पत्थर से हम जब अपनी कलाकृति को हम जब ट्रांसफ़र करते हैं पेपर में, तो उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो उसमें एक मस्ती है, मौज है, उसमें मेहनत भी है वो। क्योंकि आप एक पत्थर घिसते हैं तो आपको उस समय एक मजदूर के जैसा काम करना पड़ता है। और जब उसी में जब पत्थर में जब आप एक रेखांकन करते हैं, तब आपको एक रेखांकन करते हैं तो एक बुद्धिजीवी की तरह या फिर एक सक्षम सोच वाले की तरह काम करना पड़ता है। और जब उसको प्रिंट लेते हैं तो एक दक्ष छापा सार की तरह काम करते हैं। तो ये चीज़ मेरा पसंदीदा माध्यम है। हालांकि मैं अभी कुछ दिनों से अभी मैं सिरेमिक कार्य कर रहा हूँ। तो सिरेमिक में जो व्हील के साथ जो काम करने के वजह उसमें व्हील और के साथ अलग अलग टूल्स और माध्यम से जब उसमें काम करते हैं तो मुझे लिथो और सिरेमिक में जो व्हील में काम करने के लिए दोनों में प्रोसेसिंग में एक सामंजस्य है, दोनों में एक एडवेंचर रहता है कि अब क्या होगा, आगे कैसे बनेगा। क्योंकि हमें बहुत कुछ लिथो के पत्थर के अनुसार और व्हील में जो मिट्टी जो के अनुसार हमको चलना पड़ता है और नहीं चाहते भी हम उसके अनुसार चलते हैं। जैसे पेंटिंग में या फिर ड्राइंग में, कैनवास में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको दोबारा कलर लगा के या करके सुधार सकते हैं कैनवास में। जैसे मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, इसमें मैं चाहूँ अच्छा नहीं लगा दोबारा कलर लगा तो मैं दोबारा रेंडरिंग कर सकता हूँ। लेकिन लिथो में ऐसा है कि आपको अगर एक बार पत्थर का ड्राइंग दिख रहा तो आपको फिर से वही प्रोसेसिंग गुजरना पड़ेगा, ग्राइंडिंग, फिर पॉलिशिंग, फिर उसको ड्राइंग करने की। तो वैसी मिट्टी के साथ है कि सिरेमिक अगर करते हैं तो आपको अगर कुछ चीज़ अगर आपका एयर आ गया, बबल्स आ गया, तो आपको पूरे मिट्टी की आपको उबल का जो जितने भी मिट्टी रहते हैं वो सब क्रेक खराब हो जाते हैं भट्टी की तरह। तो इसमें पेशेंस और कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको काम करना पड़ता है। प्रतिदिन पेंट करने के लिए क्या प्रेरित करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। हालांकि मैं प्रतिदिन अभी वर्तमान में पेंट नहीं कर पाता। एक समय था कि मैं मेरे जेब में स्केच पेन, चाहे मैं ट्रेन में रहूँ, बस में रहूँ, एक मित्सुबिशी का पेन होता था और जेब में मतलब कोई ना कोई पॉकेट सेट डायरी होता ही था। मैं आपसे अगर 4 लोगों के बीच भी बात कर रहा हूँ तो मैं ड्राइंग करता था। अभी लेकिन वर्तमान में मेरा प्रतिदिन पेंट करने का मेरा होता नहीं है, लेकिन मुझे मानसिक रूप से मेरा ये चलते रहता है। जैसे कि मैं इस बार लॉकडाउन में भी मैंने कोई विशेष कार्य नहीं किया है, मतलब कोई कला के संबंध में कार्य नहीं किया, लेकिन जो कोई चीज़ों को देखता था तो लगता था कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ऐसा, वो दिमाग में चलते रहता था। तो जो मेरे आसपास जो भी लोग हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ, दिखता हूँ, तो उस जगह के चीज़ मुझे प्रभावित करता है और मुझे प्रेरित करता है। फिर जब मैं पेंट करने के लिए बंद कर देता हूँ और 2-4 डूब जाता हूँ, मैं घूमने निकल जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं घूम के आता हूँ, लगता है हाँ ये चीज़ ऐसा है, तो वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में वो रहता है।
और वह निकलते जाता है कि मैं उसको पेंट कर लूँ या ना करूँ, वो रहता है। जैसे और मैं अपने घर में अपने माँ और पिताजी को मैं देखता था कि वो जब मुझे समझ थोड़ा बहुत आया तो लगा इन्होंने इतना मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद मैं यही करने के लिए बना हूँ, तो फिर मैं पेंट करता हूँ। तो वो सब चीज़ प्रेरणा की चीज़ है। मैं जब गांव जाता हूँ, खेत जाता हूँ, खलिहान जाता हूँ, और तो वो देख के मुझे अच्छा लगता है, कितने सुंदर सुंदर चीज़ें, इसको देख के लगता है इसको ऐसे रूप देना चाहिए। फिर दो तरीके होते हैं, बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक जो चीज़ें जो देखने सुनने मिलता है, उसको देख के लगता है यार इसमें होना चाहिए कुछ काम। तो वो मैंने प्रायोजित रूप से नहीं करता, वो असाधारण रूप से जिससे निकल जाता है। जैसे कि एक अन्ना हजारे का आंदोलन था, तो उस समय जो संसद भवन और आंदोलन के बीच में जो गहमागामी होता है, जैसे भी किसान आंदोलन का चल रहा है, तो संसद भवन का जो दृश्य ऐसा लगता था कि जैसे कि आग उगल रहा है पब्लिक के ऊपर और वो लोग कुछ कर नहीं रहे। ऐसा लगता है पब्लिक को लगता है कि उस वहाँ से आग ही निकलता है जिसकी आँच पब्लिक झेलते हैं। जो वर्तमान में महंगाई है जो जिसे त्रस्त है, लेकिन उसके लिए वो है मतलब। तो उसमें मैंने एक एचिंग बनाया है जिसमें एक बच्चा है संसद भवन को उल्टा देख रहा है ना। तो वो ऐसे जैसे बच्चे नीचे से झाँकते हैं ना, सारी दुनिया को वो अपने तरीके से दिखता है। तो मैंने वो बनाया कि आम पब्लिक एक इनोसेंट बच्चा है जिसको संसद भवन उल्टे ही दिखता है, वो कुछ सोच के अपने मेंबर्स भेजते हैं लेकिन उसके विपरीत काम होता है। तो ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है। और अधिकांश चीज़ तो मैं अपने नेचर, बर्ड्स और अपने आसपास के लोगों के साथ ही जो रहता हूँ वही प्रेम कर जाए। मेरे साथ जो रहने वाले लोग हों, चाहे वो जानवर हो, आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उनका प्यार हो, व्यवहार हो, वही सब प्रेरित करता है। हमारे समाज में कला का भविष्य क्या है, या तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि कला का भविष्य क्या है, क्योंकि वर्तमान में जो कला हमें पढ़ाई जा रही है या जो हमने जो कला पढ़ा है वो तो विशुद्ध रूप से हम भारतीय तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, ना हम भारतीय चीज़ों को सीखें। सारे जो तकनीकी है वो हम पाश्चात्य तकनीकी से ही हमने सीखा है, चाहे ऑयल पेंटिंग हो, चाहे ग्राफिक हो, चाहे कोई भी। हमारा जो परंपरा रहा है वो तो अलग ही रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करते थे वो हमारा परंपरा है। और ना ही हमारे जो कला महाविद्यालयों में आजकल जो सिलेबस है जो पढ़ाया जाता है उसमें हमारे जो कोर्स की चीज़ें हैं उसमें हम कंपोजिशन कैसे बनना है, लाइन कैसे खींचना है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, यही सब चीज़ हम बोलते हैं। लेकिन हमारे जो परंपरा रहे, जो हमारे लोक कला है, आदिवासी कला है, और हमारे जो भारतीय जो शास्त्रीय कला है जिसमें हमारे सभी मुग़ल काल के और राजपूत शैली, अभ्रंश शैली, पटचित्र है, कालीघाट पेंटिंग है, और जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, जैसे एमपी में, छत्तीसगढ़ में गोंड पेंटिंग है, डोगरा पेंटिंग है। और ये सब जो चीज़ें हैं जो वह उन्होंने ये सोच के नहीं बनाया था कि इसका भविष्य क्या होगा। वो लोग इसलिए बनाए कि केवल बनाना है। और बनाना क्या है, जो हम जो देखते हैं, हम जो सोचते हैं अपने उसके मन के जो अपने जो भाव है उसको निकालना है, वह उत्सव के रूप में होता था। और उस उत्सव उसको बनाने के पीछे उत्सव मनाने थे कि उसमें समाज में जोड़ना है, हमको दिखाना है एक दूसरे को कि हम कैसे रहते, क्या रहते आपस में। तीज त्यौहार में उसको बनाया जाता था और उससे समाज के लोग स्वतः ही उसमें जुड़ते थे और उसमें कला का निर्माण होते जाता था। जैसे अजंता या एलोरा या खजुराहो को जब बनाया गया तो वो समाज में एक संदेश देने के लिए बनाया गया। जैसे अजंता का बनाया गया तो बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाया, वैसे खजुराहो का जो पेंटिंग बनाया, जो स्कल्पचर्स बनाए गए, तो उसमें जो बनाए हैं तो उनमें एक प्रचार करना था कि अध्यात्म को, कि हमारे जो
हम शांत कैसे होंगे कि बाहर में पूरा उसमें दिखाया गया है उसमें कि राजा रानी और दैनिक जीवन और उसके साथ काम कला सब चीज़ दिखाया गया है। उसके बाद जब आप मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप अगर कहीं पर जब बिना विकार के सारी जो भौतिक उसको छोड़ के अगर आप किसी भगवान के पास जाते हैं या फिर अपनी किसी जगह में जाते हैं तो तब आप सही मन से उस चीज़ में कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम उसमें दिखाया है और उसका जो वो समाज के प्रति जो इम्पेक्ट पड़ा तो उसमें बहुत सारे लोग हैं आज भी उलझ के रह जाते हैं कि खजुराहो का मतलब केवल सेक्सुअल पे स्कल्पचर ही सोचते हैं, जबकि आप वहाँ जाके देखेंगे तो वो तो नाम मात्र की एक पट्टी बना हुआ है। वो जो 100 फीट 50 फीट के जो स्कल्पचर है, जो स्कल्पचर बोल रहा हूँ, जो मंदिर है इतने ऊंचाई उसमें एक पैनल है जो मुश्किल से 4 या 5 फीट का पैनल बना है। उसमें बस उस सेक्सुअल काम सूत्र के अलग अलग जो रूप है उसको दिखाया। बाकी उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन जीने के लिए जीवन पद्धति है, हमारे रोज़ के जीवन की दिनचर्या वो दिखाया है। तो समाज में उसका जो प्रभाव पड़ना है तो उसके लिए बनाया गया था। तो वर्तमान जो हमारे आधुनिक कला है वह या समसामयिक कला है वह विशुद्ध एकदम बाजारू जैसा हो गया। अब हम समाज के लिए काम नहीं कर रहे, हम बोलते भले कि हम समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके जो समझने और पढ़ने वाले लोग हैं वो तो एलिट क्लास है। उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि आपको अगर अमुक भाषा नहीं आती तो आप सभ्य नहीं हैं, है ना। और अगर आपको उस भाषा को आती तो आप उस कला को जानने वाले नहीं हैं। तो उसका तो अभी वर्तमान में जो भारतीय कला का जो रूप है वो मुझे बहुत विस्तार नहीं दिख रहा, एक जगह ठहरा हुआ है। मुझे अभी एक उसमें बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप रहा है या स्वामी जी ने जो भारत भवन के निर्माण के समय जो एक सोच लेके आया था, जैसे ट्राइबल और आधुनिक को जोड़ा था, ऐसे एक बहुत बड़े उसकी ज़रूरत है, एक परिवर्तन की, एक विचारों के साथ साथ। क्योंकि हमारे हर जगह की जो कला है उसमें अब मौलिकता घटते जा रही है और उसमें जो आयातित चीज़ का ज़्यादा प्रभाव दिखता है। कला और बाजार सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में ही बहुत निर्भरता है कलाकार की। जब एक कला करते हैं, जब कलाकार कला करता है तो वह किस भाव से करता है उसके ऊपर है कि वह केवल बाजार को लेकर के सोच के अगर काम करेगा तो मेरा यह मानना है कि वह कला केवल पोस्टर या फिर एक पोस्टर या फिर दीवार को रंगने बस के लिए चीज़ हो जाता है। लेकिन अगर वह कलाकार एक उसमें कुछ रचनात्मक कार्य करने का सोच के कार्य कर रहा है तब वह कला है। हाँ, उसके बाद वह उसके पास विकल्प है कि वह उसको किस रूप में उसको प्रस्तुत करता है, कि वह उसे बाजार में ले जाता है, कि उसको संग्रहालय में देना चाहता है। हालांकि कला करने के लिए जो संसाधन जुटाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत हम अभी आधुनिक युग में हम ऐसे माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, इसके कारण से हमें बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहीं आप प्राचीन युग या प्रागैतिहासिक युग में देखेंगे, कला करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, वे प्राकृतिक चीज़ों पे ही निर्भर थे। जो भी प्रकृति से मिल जाए, चाहे वो पत्थर हो, लकड़ी हो, या फिर गोंद हो, या चर्बी हो, या फिर आपके जो मिट्टी, प्राकृतिक रंग मिट्टी के, या जो फूल पत्तियों के रंग, उसी से उन्होंने सारे चित्रित किए, अपने भावनाओं को प्रकट किया अपने। और उसके साथ साथ अब उसमें एक स्टोरी है, कहानी है, जो उनके उस समय के घटने वाले घटनाओं को दिखाया गया। जैसे आप भीमबेटका के जो भित्ति चित्र देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल के, उसमें जो रंग और उपयोग किया गया उसके लिए उनको पैसे खर्च नहीं करने पड़े। वो जो उनके आसपास जो जंगलों में जैसे चर्बी है, या फिर जैसे कहा गया कि चर्बी या फिर जो प्राकृतिक रंग मिला,
उसी से उन्होंने उन पत्थरों पे, दीवारों पे उन्होंने चित्र बना दिया। अब वो उनके सामने अगर वर्तमान पीढ़ी की जैसे अगर रहता कि इसको बेचना भी है तो शायद वो नहीं बना पाते। उन समय बाजार नहीं था, इसलिए उन्होंने उतना अच्छा अपनी भावनाओं को रखा कि उसमें सारे चित्र हैं, शिकार के चित्र हैं, उनके उत्सव के चित्र हैं, उनके शौक के चित्र हैं, सभी चीज़ उनके आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं के चित्र हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक बाज़ार आ चुका है, उसके कारण हम सोचते हैं कि ये बाज़ार में है तो ये वाली कला बिकाऊ है, ये कला बिकाऊ नहीं है, कौन सी कला उपयोगी है, कौन सी उपयोगी नहीं है, ये हम सोचते हैं। फिर एक प्रोपोगंडा फैलाया जा चुका है कि जैसे कि पिकासो का कला सबसे महंगा बिकता था, इसलिए वो बड़ा आर्टिस्ट हो गया। और उसके बनिस्बत जो और अन्य आर्टिस्ट रहे जैसे पालकली है, सेजा है, गोगा है, सागल है, इनके भी काम में देखेंगे तो कितना उसमें अलग एक लालित्य है। सब चीज़, सबके काम में एक अद्भुत चीज़ है। हमारी भारतीय परंपरा में देखेंगे कि अजंता, एलोरा और के चित्र हैं जो, और आपके हमारे आदिवासी कलाकारों का जो चित्र है जो इनके घरों पे दीवारों में जो बनते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो पहले जो दीवारों में बनते थे, जो 30 त्योहारों में जो नाग पंचमी में और कृष्ण जन्म में और सावन के सानोई में, हरियाली में, दीपावली में, ये जो चित्र बनते थे वो कितने सुंदर और कितने प्रभावी होते थे। वही चीज़ जब थे बाजार घुसा कि इसको अगर मैं कैनवास में बना दूं तो ये नया चीज़ लगेगा, लोगों को बिकेगा। लेकिन जो चीज़ उन दीवारों में जो सस्ती सामग्री में, जो घरेलू सामग्री में या फिर उसमें जो बनाते थे, या उसका जो मज़ा है, जो वो जो फीलिंग्स है, वो जो कैनवास में नहीं आता। कृत्रिम मिलता है, हम वो दीवार का फीलिंग्स तो नहीं ला पाएंगे ना उसमें। तो कला में बाजार और महंगा और सस्ता होना, तो ये तो हमारे तथाकथित कला रसिक और प्रोपोगंडा और स्टेटस सिंबल का एक जरिया है कि महंगा होगा तो महंगा आर्टिस्ट है, तो बड़ा आर्टिस्ट है, उसका प्रोपोगंडा है। अच्छा, हम जो कला बना रहे हैं वो आम पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। एक 4 दीवारी में उसमें पार्टी होता है जिसमें हर चीज़ परोसा जाता है। हम अंग्रेजी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, जो शैंपेन और कॉकटेल पार्टी में एक बड़े हाई प्रोफाइल सोसाइटी लोग आके ही उस कला को तारीफ़ करेंगे, जिनको शायद कला की भी समझ नहीं रहती। उनसे ज़्यादा समझ तो मुझे लगता है कला की समझ हमारे जो ग्रामीण लोगों को होता है। क्योंकि जहांगीर आर्ट गैलरी में जब मैं एग्जीबिशन लगाया था तो वहाँ एक जनरल वे में एक पब्लिक भी घूमने आता है, लेकिन वहाँ देखा एक बुजुर्ग ग्रामीण है, वो मेरे एक एक पेंटिंग को बड़ा ध्यान से देख रहा था और वो समझने की कोशिश कर रहा था इसमें क्या है। क्योंकि उसमें जो मैंने एग्जीबिशन लगाया था उसमें मैंने अधिकांशतः मेरे सभी तरीके से काम थे, लिथो थे, ड्राइंग थे, विस्कोसिटी थे, स्केचिंग थे। तो उसमें जो बर्ड सीरीज का काम है उसमें बहुत सिंपल है। उसमें बर्ड के माध्यम से मैंने मानवीय संवेदनाओं को दिखा है, उसके सुख दुख और हर चीज़, उसकी महत्वाकांक्षा, सब चीज़ वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। और जबकि वो एक एक चित्र को देखे करीब आधा 1 घंटा तक उन्होंने पूरे गैलरी में विजिट किया। अब अगर कुछ क्वेश्चन किए वो निकल गए। तो ये जो चीज़ है वो हम जो देखते हैं ना, जो गिलास लेके टहलते रहते, व्हाट इज़ दिस और क्या कॉन्सेप्ट है, तो जो सही में दर्शक है उसको ज़रूरत ही नहीं है कि उसको हम जैसे कहानी बताएं उसको। तो ये बाजार और ये सब चीज़, ये कला में सस्ता और महंगा होना इनके कारण हुआ है। अब वो उसको आप किस रूप में लेते हैं वो आपके ऊपर। लॉकडाउन में तो कलात्मक रूप से अगर आप मुझे पूछेंगे तो इस कोरोना पेंडेमिक में तो प्रभावित किया है। हालांकि मैं 2 साल पूरा मैंने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया, लेकिन पेंडेमिक के दौरान मैं पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा जो रचनात्मक प्रक्रिया है वो बंद नहीं हुआ सोचने का। और इसी कड़ी में मैं अपने घर में रहते हुए भी मैंने जो खेत का काम किया उसमें मैं
मैं इंजॉय किया उसको। मैं एक जब खेत में गया तो मुझे लगा कि इसमें भी तो कला है। जो हम जो बैलगाड़ी से जब उसको खेत में जब खाद ले जाते हैं, गोबर का खाद, और जिसको जो नेचुरल खाद होता है उसको खेत में डालते हैं, तो उसको जब एक एक करके हम जैसे एक एक स्पॉट में डालते हैं कुछ कुछ दूरी के लिए, तो उसमें एक विस्तार दिखता है। उसमें मुझे उसमें एक पिरामिड जैसा या फिर कुछ लोग जो कतार में जैसे बैठे हैं, ऐसा कुछ मुझे उसमें कलात्मक एक गुण दिखा, उसमें तालमेल दिखा। फिर उसके साथ बैलगाड़ी में जब हम वापस आते हैं तो बैलों के साथ जो हमारा जो संवाद होता है और उससे जो आवाज़ ध्वनि पैदा होता है, उसमें उसका अनुभव जो रहा है वो कलात्मक रूप से भी रहा और समाज मेरे लिए पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी बात रही है। तो वो घर पे जाओ। पेंडेमिक में मैंने पेंटिंग या ग्राफिक या स्कल्पचर नहीं किया, लेकिन जो बहुत कुछ उसके कारण मुझे सीखने मिला। और इसी कड़ी में मैंने बहुत बड़ी बात है कि मैं नर्मदा यात्रा के लिए चला गया, जो स्वतः ही मुझे नहीं पता था कि नर्मदा यात्रा में क्या क्या चीज़ें। मैं तो एडवेंचर ट्रिप में गया था, लेकिन वहाँ पर जाने से पता लगा कि उसके किनारे किनारे कितनी सारी जीवन पद्धति है, उसमें कला है, उसके आसपास कितने सारे इंस्टॉलेशन है, कितने सारे धार्मिक उसमें झुकाव है, उसमें बहुत सारे अनुभव हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। From 24th October 2020 to 8th February 2021, 170 kilometers within 108 days were covered by Anand Sahu during this Narmada Parikrama. It's one of a kind thing done by an artist. पता नहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी इंडिया में है या नहीं। जय जोहार सभी कलाकार मल्ला, जय जोहार। मैं आनंद कुमार साहू और धन्यवाद कि आप मनमोला में शामिल करे हो और बहुत सारे कलाकार मन से मिले के मौका दे हो। सबो संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा, धन्यवाद और जय जोहार। डॉक्टर अनंत कुमार साहू जी पैदल नर्मदा परिक्रमा के दौरान होशंगाबाद शहर में मेरे घर चित्र बनाते हुए क्या बात है।
आप जब पूरे यात्रा में पैदल चलते हैं 3,000 3,500 किलोमीटर, तो आपको बहुत सारे जंगल, पहाड़, नदी और खेत खलिहान से, फिर गाँवों के जो लोगों से, शहरों के लोगों से, फिर विभिन्न प्रांत के लोगों से मेल मिलाप होता है। उसमें जो उनके साथ जो बात करने का जो अनुभव है, उसमें केवल धार्मिक बातें ही होती हैं, ऐसी बातें नहीं। बहुत सी जगहों में जो आश्रम है, उसके आश्रम में रहने वाले जो उसके साधु संत हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल है कि वो कला के ऊपर भी बहुत सारी बातें करते हैं। और उनके भी मन में जो वो जो कला के प्रति जानकारी, कि हमारे धर्म और संस्कृति और कला के कैसे सामंजस्य है, उसके लिए लोग बातें करते हैं। तो वो अनुभव अद्भुत रहा। फिर आप उसमें MP, महाराष्ट्र, गुजरात और थोड़ा सा भाग छत्तीसगढ़ का है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए कलात्मक रूप से उनके काम, उसके काम करने तरीके, फसलों का जो नया फसल आता है, बुआई का, उसका सब चीज़ अलग अलग पद्धति है। उसमें भी बहुत सारी जगहों में मुझे उसमें कलात्मक रूप दिखाई दिया, जो अद्भुत अनुभव रहा आपको। कला दीर्घाओं का जो महत्व है, जो हमारे कलाकारों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके कला दीर्घा के साथ साथ संग्रहालय, जितनी अधिक संग्रहालय होगा उतना अधिक लोगों को अधिक से अधिक कलाओं को देखने और जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे कि भारत भवन में जो 2 संग्रहालय है, कला दीर्घा है, जो आधुनिक और लोक कलाओं का अलग अलग संग्रहालय है एक ही कैंपस में। तो उसके कारण से हमको 2 सभ्यता, आधुनिक और लोक आदिवासी कला, दोनों को देखने के लिए मिलता है। नहीं तो हमें पहले लोक कला देखने के लिए गांव-गांव जाना पड़ता था, उनके तीज त्योहारों का इंतज़ार करना पड़ता था कि वो कैसे काम करते हैं। जैसे भोपाल में मानव संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ पर हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के कला, संस्कृति, उनके रहन सहन, उसके पूरे दैनिक दिनचर्या से लेके सब चीज़ वहाँ रखा हुआ है। झोपड़ी उनके बने हुए, घर बने हुए, अलग अलग जगह हम छोटे से जगह में देख सकते हैं। जैसे भोपाल 2 सभ्यताओं का शहर है, वैसे भारत भवन में स्वामीनाथन जी का सोच है कि हम इतनी अच्छी कला दीर्घा की, इसलिए संग्रहालय और कला दीर्घा का होना ज़रूरी है। लेकिन वह कला दीर्घा के माध्यम से कलाकार को कितना प्रोत्साहन देता है, वह उस कला दीर्घा को संचालित करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसका दृष्टिकोण कैसा है, कि वह कैसे कलाकारों को चुनता है, कि उसको उतना ज्ञान होना चाहिए कि कौन से कलाकार को अपने गैलरी में दीर्घा में देना चाहिए, वह उसका मौलिकता कितनी है, इसकी परख उसकी होना चाहिए। क्योंकि भारत में बहुत सारे तथाकथित गैलरी है जो अक्सर कुछ कॉलेज या कोई आर्टिस्टों के कुछ आर्टिस्टों द्वारा सुझाए गए ही लोगों को रख लेते हैं, लेकिन वो अपनी स्वयं की सोच को वहाँ पर नहीं लागू कर पाते। इसलिए हमारे जो भारत की कला में देखा हूँ कि बहुत सारे जो लोगों को जो बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, उनको वहाँ तक जगह नहीं मिल पाता। और रही बाज़ार की बात, तो बाज़ार तो एक माध्यम है का आदमी अपने जो लोगों को एक जगह दिलाने की, और इसलिए कला दीर्घाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ कलाकारों को भी चाहिए कि वह अपने आप को उस तरीके से प्रस्तुत करें कि हम भारतीय कला को एक विश्व जगत में जैसे हम एक स्थान दें। जैसे स्वामीनाथन ने यहाँ की लोक आदिवासी के साथ आधुनिक कला को एक स्थान दिलवाया है। माटी के काया जी एनो हर भई गेरा, एनो हर भई गेरा, माटी के काया जी एनो हर भई गेरा, एनो हर भई गेरा, माटी के काया जी एनो हर भई गेरा। मया ताली बनिस माटी उठेला, हवा सगे पाणी आगे गुरगे गडेला, मया सगे ताली बनिस माटी उठेला, हवा सगे पाणी आगे गुरगे गडेला।
गेला जीनो हर भाई गेरा माटी के काया जीनो हर भाई गेरा माटी के काया जीनो हर भाई गे शोध कला में कला अभ्यास में शोध कितना प्रभावकारी हो सकता है, यह बताने के लिए मैं पॉल क्ली की एक कविता है जो उनके लिए बोला है। जो पॉल क्ली की कविता है जो स्वामीनाथन की एक लेख में मैंने पढ़ा है। कुछ भव्यता, कुछ आत्म प्रदर्शन, कुछ अनोखापन, कुछ अध्यात्म, सब ताले में बंद है। कहा जा सकता है कि इस ताले की कुंजी सिवाय क्ले के कोई नहीं पा सकता। तो शोध इतना ज़रूरी है कि जैसे सब चीज़ बंद रहता है किसी जगह में, किसी स्थान में, किसी व्यवहार में, प्रकृति में, समाज में, उसे हमें बाहर निकालना होता है। एक कलाकार के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको प्रत्यक्ष में लाने के लिए आपको केवल रंग रेखा या टेक्चर, तान पोत से ही केवल उसको बाहर नहीं लाना है, उसके साथ साथ उसके अंदर के जो गूढ़ रहस्य है उसको बाहर लाना है। तो उसको बाहर लाने के लिए आपको कलाकार की दृष्टि होनी चाहिए, उसकी गहराई में एक तक सोचने की, समझने की क्षमता होनी चाहिए कि वो चीज़ जो दिख रहा है, जो परे दिखता है, जो प्रत्यक्ष से परे दिखता है, उस परे को पकड़ने के लिए आपकी एक सोच होनी चाहिए, आपकी दृष्टि होनी चाहिए। उसके लिए आपको शोध करना ज़रूरी है, चाहे वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, कोई भी विषय हो। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि रोटी जब बनाते हैं तो जो स्त्रियां जो रोटी बनाती है वो कितनी सुंदर गोल बढ़िया से बनाती है ना, हमारे भारतीय इसमें। लेकिन वही रोटी जब आप बनाते हैं तो आपको प्रयत्न करना पड़ता है, आप उसको स्वाभाविक नहीं बना पाते। तो जो स्त्री के मन में जो उनको जो शुरू से जो हमारे जो परंपरागत जो हमारे परिवार में उनके मन में जो उनके माइंड में जो होता है, जो अनकॉन्शियस माइंड में जो उनको धीरे धीरे डाला जाता है कि तुम स्त्री हो, तुम्हें घर चलाना है, गृहस्थी चलाना है, तुम्हें खाना बनाना है। तो वो इसलिए वो हर चीज़ को अपने परिवार के माँ के साथ, भाभी के साथ धीरे धीरे वो सब देखते जाती है और वो इसलिए वो दक्ष हो जाती है उस काम में। वही काम जब मैंने अपने लिए शुरू किया खाना बनाने के लिए, तो मुझे गोल रोटी बनाने और जब फुला के बनाने में मुझे 15 से 20 साल लगे। पहले आड़े तिरछे बनाता था, फिर एक फ्रेंड के साथ देखा, उसको ध्यान से देखा कि कैसे आटा गूंथती है वो, कैसे वो उसको बेलन चलाती है, कैसे कितना सेकाई करती है, कितना, तब जाके गोल रोटी बनता। आज मैं भी एक अच्छे से गोल रोटी बना देता। तो ये मेरा जर्नी रहा है उसको ध्यान से देखने का, उसको परखने का। तो वो जो जब वो यात्रा करते हैं किसी भी कला में, तो उसको उस विषय के ऊपर आपका अगर शोध नहीं होगा तो आप उसमें अच्छे से आप उसमें कार्य नहीं कर पाएंगे और आप उसका परिणाम उसमें से नहीं दे पाएंगे। तो जब आप अच्छा परिणाम नहीं देंगे तो आपके कला में सौंदर्य बोध नहीं होगा, सौंदर्य दृष्टि नहीं होगा, उसमें दिखेगा नहीं, तो लोग क्यों आपकी कला के ऊपर आकर्षित होंगे। फिर आप बोलेंगे कि मेरी उसको कोई प्रभावित नहीं करता। इसलिए कोई भी कला करने से पहले हमें शोध करने की ज़रूरत है। जैसे भारत भवन का जब स्थापना की बात हुई तो उसके लिए क्या होगा, स्वरूप कैसे होगा, उसके लिए पूरा उसका खाका तैयार किया गया। फिर एमपी के विभिन्न आदिवासी लोक कलाओं में को ढूंढा गया, उनके कलाकारों को ढूंढा गया, चाहे वो डोगरा हो, चाहे गोंड हो, चाहे हलवा, कोई भी पेंटिंग हो, चाहे वो ट्राइबल आर्ट हो, टेराकोटा हो, उसको ढूंढा गया, उसके ऊपर कार्य किया गया, तब जाके कलेक्शन हुआ।
उसके साथ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों के बारे में भी सोचा गया, तब जाके भारत भवन का निर्माण हुआ। फिर उसके साथ रंग मंडल, थिएटर और कहानी, कविता, डांस सभी का भी एक प्रारूप दिया गया कि ऐसा एक जगह जिसमें एक ही छत में हमारी सभी कला परंपरा को दिखाया जा सके, ताकि लोग हमारी कला को जानकारी ले। तो उसका परिणाम है कि भारत भवन का निर्माण हुआ। वैसे ही हम जब पेंटिंग, ग्राफिक्स, सिरेमिक, चित्र, पेंटिंग या कोई भी हम फिल्म बनाते हैं तो उसके पीछे हमें गहन अध्ययन करना जरूरी है। अगर जो अध्ययन नहीं करता उसके काम में वो जो बात जो गहराई होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कला अभ्यास में शोध भी होना चाहिए। खैरागढ़ के बारे में मैंने जो कविता लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। कच्ची गली, मिट्टी के धूल कीचड़, दीवार डेरा में लेटे सुअर और बस स्टैंड में छुपे छप्पर में भागा दही के दाल भात, धुएं के साथ तेल में उबलता तोरन का समोसा और जलेबी, गोल बाजार में सुगर धनिया की सुगंध के पोहा अभी भी याद है राजू की चाय, वही गोल बाजार की पुरानी दुकान, टमाटर की झोझो चटनी और सट्टा में तिरंबी का जोड़ा, इतवारी बाजार के रंग बिरंगा गोट, फैमिली वाला लल्ला की धमकी, देखा तुमला काली, देकर मांदर की गाली, जनता के पन्नी, छानी छप्पर में पलता प्यार, गणेश का गुटका, बाजू में कौवा बिरयानी, सब कुछ जुड़ा था एक दूसरे से। लालपुर से गंडई तक दाऊ चावरा की टाकीज और इतवारी बाजार का उत्सव, रात भर जागना रंगीन उत्सव में देखना रंगील नीली सिनेमा चुपके चुपके से, लड़कियों को भी दे जाता नीली कैसेट, हीरा सीटी बजाकर देता दस्तक, शेर गेट की दहशत रोमांच, 24 नंबर कमरे की खिड़की गवाह है फतेह मैदान से गुजरते सबकी मासूका की आहट और जोर से चिल्लापों, सीढ़ी के धप में गई उसकी वाली, शनिवार की सुबह चाय और पोहा में कितना कुछ बनता काले पीले से सतरंगी दुनिया, त्रिसचित्र सब कुछ तो था बिना दूरभाष के, रोज की बकर हॉस्टल की दीवार में और जोर से आती आवाज़, कहाँ मर गया शारदा, पानी तो चला, बिंदिया दाई की गोट, घोलता दोनों हॉस्टल की मिठास का दस्तक, कुछ भी नहीं फिर भी और सब कुछ पिरोता एक धागे में। खैरागढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पर मैंने अपने शुरुआत किया और मेरा मानना है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं वहाँ से पढ़ाई किया, नहीं तो शायद मैं भी महानगर में पढ़ता तो जो अभी मैं जो बना रहा हूँ उसको मैं नहीं बना पाता, जो पेंट कर रहा हूँ। फिर मैं भी वही जैसे लोग आयातित कला करते हैं शायद वही करते हैं। इसलिए मैं खैरागढ़ को धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ पर जो जितने भी माहौल रहा उससे मैं मौलिक अपनी रचना रच रहा हूँ, आत्मसंतुष्टि है इसमें मुझे।
लिट्टी चोखे के साथ स्केचिंग भी चल रहा है। तो ये जो है ज़िंदगी। तो आप देख सकते हैं कि अनंत साहू लिट्टी चोखे भी बना रहे हैं, पका रहे हैं, और बाहर आउटडोर में, और साथ में अपना आउटडोर काम भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। Solving Seed International Village Art Residency Program in 2020 by Art Junction in Bharanga, Udaipur. Thanks for watching this video. Please support Artkeeper, subscribe and share with your family and loved ones. Thank you.